नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। आम आदमी पार्टी में बड़ी टूट, राघव चड्ढा का बीजेपी में शामिल होने का ऐलान। राघव चड्ढा बोले, हमारे साथ पार्टी के 2/3 सांसद बौखलाए। केजरीवाल ने बताया ऑपरेशन लोटस। बंगाल में फर्स्ट फेज में हुई बम्पर वोटिंग को लेकर टीएमसी में खलबली, तो अमित शाह ने 152 में से 110 से ज्यादा सीटें जीतने का कर दिया दावा। तो उधर दूसरे चरण के चुनाव के लिए पीएम मोदी जबरदस्त एक्टिव, हुगली नदी में पीएम ने की नाव की सवारी। एसआईआर के बीच बंगाल की बम्पर वोटिंग पर चीफ जस्टिस भी काफी खुश, तो सीएम ममता बौखलाई। ममता बनर्जी को लगा सुप्रीम झटका। मतदाता सूची से बाहर हुए चुनाव ड्यूटी अधिकारियों की अपील को सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराया। पासपोर्ट विवाद में पवन खेड़ा को बड़ा झटका। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका। खेड़ा की गिरफ्तारी का काउंटडाउन शुरू, तो मल्लिकार्जुन खड़गे की भी बड़ी मुसीबतें। अमेरिका ईरान टकराव के बीच एक तरफ सीजफायर को बढ़ाने की कोशिशें तेज, तो वहीं ट्रंप लगातार बढ़ा रहे हैं दबाव। जंग के बीच ईरान ने रूस को दिया बड़ा तोहफा। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात आम आदमी पार्टी को लगे सबसे बड़े झटके की। दिल्ली की राजनीति में आज एक बड़ा धमाका हुआ है। आम आदमी पार्टी के संसदीय दल में बड़ी टूट हो गई है। राघव चड्ढा ने बड़ा धमाका करते हुए पार्टी से अलग होने का ऐलान कर दिया है। उनके साथ फहरिस्त में कई सांसद और भी हैं। राघव चड्ढा ने बताया कि हमारे साथ 2/3 से ज्यादा आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। उन्होंने साइन भी कर दिया है। इसमें हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, राजेंद्र गुप्ता, संदीप पाठक, विक्रमजीत साहनी और अशोक मित्तल सहित कई नेता राघव चड्ढा के साथ शामिल है। आम आदमी पार्टी ने इसे ऑपरेशन लोटस करार दिया। तो भगवत मान ने कहा कि बीजेपी पंजाब में हार रही है, हार की वजह से ये कदम उठाया गया है। सर, ये बहुत बड़ा झटका है आम आदमी पार्टी के लिए। अब केजरीवाल के पास क्या कुछ बचा है? देखिए, केजरीवाल के पास एक ही चीज बचा है, वो है फरेब, झूठ, और वही झूठ और फरेब का इस्तेमाल कर रहा है। संजय सिंह को आगे बढ़ाया। संजय सिंह को पता नहीं है कि अगला नंबर उसका भी आने वाला है। ये जेल की बात नहीं है, बल्कि आम आदमी पार्टी में जो ज्यादा उछलना कूदना शुरू करता है, केजरीवाल उसे बाहर करता है। अब इन लोगों ने क्या किया कि केजरीवाल को ही बाहर कर दिया। अब आम आदमी पार्टी किसकी? आम आदमी पार्टी में बचे क्या? ये भगवंत मान जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हरा नहीं पाई, भारतीय जनता पार्टी पंजाब में हार रही है। तो भाई, पहले भारतीय जनता पार्टी कौन सी पंजाब में सरकार बना के रखी थी? भारतीय जनता पार्टी के लिए पंजाब में जितने स्कोप हैं, उतने स्कोप, उससे बेहतर स्कोप आगे के चुनावों में भी है। अगर अकाली दल भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन होता है तो पंजाब चुनाव ऐसे ही आम आदमी पार्टी हार जाएगी। लेकिन अभी सिचुएशन क्या है? अभी भगवंत मान को यह बताना चाहिए कि कुछ समय पहले अरविंद केजरीवाल ने यही भगवंत मान को लात मारकर बाहर करने का प्लान कर लिया था। इसके घर पर गया था अमन अरोड़ा, जो पंजाब का प्रदेश अध्यक्ष है आम आदमी पार्टी का। भगवंत मान ऐसे बौखलाया हुआ था कि अमन अरोड़ा के गाड़ी को अपने पार्किंग में नहीं जाने दिया कि बाहर लगा के आओ। जो मुख्यमंत्री का आवास है, वहां एक पार्किंग के लिए जगह अमन अरोड़ा की गाड़ी को नहीं मिला। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक बड़ी बगावत है। राघव चड्ढा से लेकर संदीप पाठक तक, ये सारे बहुत करीबी नेता हैं अरविंद केजरीवाल को। और अरविंद केजरीवाल के जो करीबी नेता हैं, वो उसके कुकर्मों की फाइल रखे हुए हैं। ये राघव चड्ढा अभी तक वो पूरे फुल मोड में नहीं आए। जैसे स्वाति मालीवाल इनके खिलाफ पूरे मोर्चे खोलकर रखी, अभी तक राघव चड्ढा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इनडायरेक्टली बोल रहे थे। अब डायरेक्टली हिट करेगा कि शराब घोटाले से लेकर अभी तक दिल्ली में कितने लूटपाट मचाए हो, सारा कच्चा चिट्ठा ये राघव चड्ढा के पास है। और संदीप पाठक भी सबसे करीबी नेताओं में से एक। ये राज्यसभा के सदस्य हैं, लोकसभा के नहीं हैं। राज्यसभा सांसद होने का मतलब है कि पार्टी आला कमान के सबसे करीबी लोगों में से एक, और वो भी वो पार्टी जो दिल्ली और पंजाब के बाहर कुछ है ही नहीं जिसका। और इन दोनों जगह पर आपके पास सीमित सीटें, 7 पंजाब में, 3 दिल्ली में। तो ऐसी स्थिति में
आप राज्यसभा चुन चुन कर बनाते हो और वो सारे के सारे लोग जा रहे हैं बाहर। संजय सिंह बच्चा है, ये भी जाएगा। जो स्थिति है अरविंद केजरीवाल के लिए विनाशकारी है। अब पार्टी इसकी खत्म है, उसी तरह जैसे कई पार्टियां विलीन हो गई। बिल्कुल। अब बात बंगाल चुनाव की। बंगाल विधानसभा चुनाव के फर्स्ट फेज में हुई बम्पर वोटिंग ने ममता बनर्जी की बेचैनी को बढ़ा दिया है और बीजेपी के कॉन्फिडेंस को बढ़ा दिया है। अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पश्चिम बंगाल में पहले चरण की बम्पर वोटिंग के बाद बीजेपी 152 में से 110 से ज्यादा सीटें जीत रही है। उन्होंने दावा किया कि इस बार पश्चिम बंगाल में परिवर्तन के लिए वोट डाला गया है। अमित शाह ने आगे कहा कि बंगाल की मुख्यमंत्री ये अफवाह फैला रही है कि अगर बंगाल में बीजेपी आई तो बाहरी लोग शासन करेंगे। मैं दीदी को बताना चाहता हूं कि बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बंगाल में जन्मा, बंगाली मीडियम में पढ़ा लिखा और बंगाली भाषी का होगा। तो वहीं पीएम मोदी दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। झालमुड़ी के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल में नाव की सवारी करते नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी ने आज हुगली में नाव की सवारी की है। पीएम मोदी खुद सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें भी पोस्ट की है। इस दौरान पीएम मोदी ने खुद से फोटोग्राफी भी की। तस्वीरों में पीएम मोदी नाव में हाथ में कैमरा लिए नजर आ रहे हैं। साथ ही दमदम में एक विशाल रैली को संबोधित करते हुए टीएमसी पर जमकर बरसे भी हैं आज पीएम मोदी। सर, बम्पर वोटिंग हुई है, बीजेपी में तो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, आप टीएमसी में क्या कुछ चल रहा है? देखिए, टीएमसी का जो मनोबल गिरा है और भारतीय जनता पार्टी का मनोबल बढ़ा है, यही दिखा रहा है कि ममता बनर्जी ने लगभग ये मान लिया है कि इस बार जो वोटिंग हुई है वो सत्ता परिवर्तन के लिए है। इस बार वोटिंग कोई एसआईआर के विरोध में नहीं है, भले ही मुंह से बोल दे। जो दिखाई पड़ रहा है, और ऐसे परिणाम तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी जिस तरीके के आंकड़े हैं, जो कॉन्फिडेंस लेवल है, भारतीय जनता पार्टी को ये कहने की जरूरत नहीं होती कि हम कितनी सीटें जीत रहे हैं। अमित शाह आकर बोल रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि नहीं 110 प्लस सीटें पहले चरण में जीत रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि हमारे पक्ष में बम्पर वोटिंग हुई है। और दूसरे दिन से इतनी तैयारी कि मतलब वोटिंग के डे ये लोग रैली कर रहे थे, लेकिन वोटिंग के दिन के दूसरे दिन, ये दूसरे दिन ही जिस तरीके से पूरी भारतीय जनता पार्टी के सेंट्रल लीडरशिप की फौज उतरी है, ये लगता है कि इन लोगों को समझ में आ गया कि अभी 110 सीटों से काम तो चलेगा नहीं, 110-15 सीटें ले आएंगे, उससे काम तो चलेगा नहीं। अगर सेकेंड फेज के चुनाव में कोलकाता, हावड़ा, हुगली, ये पूरा रीजन जो है, और 24 परगना का दोनों क्षेत्र, उत्तरी और दक्षिणी, इन सारे जगह पर हम बेहतर प्रदर्शन नहीं करते हैं, और खासकर ये कोलकाता, हावड़ा, हुगली के क्षेत्रों में तो जहां पर बिल्कुल जीरो पर आउट कर दी थी ममता बनर्जी, तो ऐसे में हम 160-70 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएंगे। इसलिए इतना कॉन्फिडेंस तो है, 100 पार कर गए हैं, अब 170 पार करना है, तो मजबूत प्रचार तो चाहिए। यही भारतीय जनता पार्टी दिखाने की कोशिश कर रही है। तो बंगाल में पहले चरण की वोटिंग के बाद माहौल पूरा बदल गया है। रिकॉर्ड भागीदारी पर सुप्रीम कोर्ट ने भी खुशी जाहिर की है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एसआईआर संबंधित मामलों पर सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 92% मतदान पर खुशी व्यक्त की। उन्होंने वोटरों की बढ़ती भागीदारी को लोकतंत्र के लिए अच्छा बताया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट से ममता बनर्जी को बड़ा झटका भी लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज पश्चिम बंगाल में एसआईआर के बाद मतदाता सूची से नाम हटाए जाने को लेकर दायर रिट याचिकाओं पर सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव ड्यूटी में तैनात अधिकारियों ने खुद के मतदान अधिकार से वंचित होने की शिकायत भी की थी। सर, लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, आज क्या कुछ हुआ? कितना बड़ा झटका ममता बनर्जी के लिए? देखिए, ममता बनर्जी अलग अलग पैतरे की कोशिश कर रही है। ये मतदान में शामिल हुए अधिकारी, ये अधिकारियों को वोटिंग राइट था, ये 65 की जो बात कर रहे हैं, ये वोटिंग राइट की बात नहीं थी। इन लोगों का एक सवाल था कि जो मतदान में भाग ले रहे हैं, यानी कि जो अधिकारी हैं, उनका वोटर लिस्ट से नाम हट गया है, क्योंकि एसआईआर में, दूसरे फेज के एसआईआर में ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में शामिल पाए गए। तो ऐसी स्थितियों में इन लोगों का जब नाम नहीं है तो वोट दिलवा रहे हैं, दे नहीं पा रहे हैं। लेकिन इनका मेन मकसद था कि 27 लाख लोगों को हटा दिया गया, नाम दर्ज नहीं किया गया। पहले के लोग जो थे 60 लाख से ज्यादा, उनकी बात नहीं कर रहे, क्योंकि उसके लिए चुनाव आयोग ने पहले ही कहा था कि इसमें से कुछ मर गए हैं, इसमें परमानेंटली सेटल्ड हो गए हैं, इसमें कुछ रिपीटेड वोटर हैं, तो वो दोबारा तो दे नहीं सकते। लेकिन ये 27 लाख वो लोग हैं जो वहां पर मौजूद हैं, लेकिन अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाए, तो उनके राइट टू वोट को
कम से कम सुप्रीम कोर्ट से अप्रूवल मिले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई बात नहीं है, इस बार अगर वोट नहीं दे पाए साबित कर देंगे, अगली बार वोट दे देंगे। इसलिए अब इस समय ऐसी स्थिति में एक भी इस तरह की याचिकाओं पर सुनवाई नहीं होगी। आप लोग ये देखो कि चुनाव कितना बेहतर तरीके से हो रहा है, 93% वोटिंग हो रही है और शांतिपूर्ण तरीके से, अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो रहा है, जिसे कल्याण बनर्जी ने भी एक्सेप्ट किया। तो ऐसे में ये सारे पैतरे सुप्रीम कोर्ट में फेल हैं। अब उस मोड में नहीं है कि बीच में आप कुछ कह दोगे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कह दे कि नहीं नहीं, अगले चरण में जो चुनाव होने हैं, वोटिंग होने हैं, उसमें जितने लोगों का नाम हटाया गया है उसे भी वोटिंग का राइट दे दो। बिल्कुल। तो ममता बनर्जी के लिए कहीं से भी अच्छी खबर सामने नहीं आ रही है, वहीं कांग्रेस के भी अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं। कांग्रेस के कई नेता कानूनी लड़ाई में फंसे हैं। आज पवन खेड़ा को बड़ा झटका लगा है। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। पवन खेड़ा ने असम सीएम की पत्नी रिंकी भुइया शर्मा द्वारा दर्ज एक आपराधिक मामले में कोर्ट से जमानत मांगी थी, पर कोर्ट ने राहत देने से साफ साफ इनकार कर दिया। उधर मल्लिकार्जुन खड़गे की भी मुसीबत बढ़ गई है। पीएम मोदी को आतंकवादी कहने पर खड़गे के खिलाफ हिमाचल के पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की गई है। तो उधर चुनाव आयोग की तरफ से खड़गे को जारी किए गए नोटिस का संक्षिप्त जवाब कांग्रेस ने दाखिल किया है। कांग्रेस ने खड़गे की आतंकवादी टिप्पणी पर आए इस नोटिस को गलत इरादों से प्रेरित बताया है। सर, मल्लिकार्जुन खड़गे तो फंसे हैं, लेकिन क्या पवन खेड़ा की गिरफ्तारी का समय जो है वो नजदीक आ रहा है? देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस में संकेत मिल रहे हैं, ये नए नए संकेत हैं। ये कभी संकेत हुआ करते थे कि नहीं, जुडिशियल सेटिंग कांग्रेस की ऐसी है, राहुल गांधी को सजा लोअर कोर्ट से मिलती है, हाई कोर्ट तक ये जीत नहीं पाते, सुप्रीम कोर्ट में आते ही जमानत मिल जाती है, सजा सस्पेंड हो जाता है। ये 12 साल से राहुल गांधी, नेशनल हेराल्ड के मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी जमानत पर बाहर है। ये लोग जो जुडिशियल सेटिंग करके रखे थे, वो इनका सक्सेसफुल मिशन चल रहा था। अब स्थितियां गड़बड़ हो गई है। इन लोगों ने पहले सोचा था सत्ता तो तुम ले लिए, जनता का पावर है, जनता की ताकत है, ये जनता जिसे वोट देगी वो सत्ता पर बैठेगा। लेकिन सिस्टम जो हमने बना रखा है 70 सालों से, उस सिस्टम पर कब्जा करते करते टाइम लग जाएगा। अब प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता भी बदल दिया और सिस्टम भी बदल दिया। अब सिस्टम में वो लोग हैं जो ये सोचते हैं कि कब तक ये अभिषेक मनु सिंघवी जैसे लोग, कपिल सिब्बल जैसे लोग ये सामने में आकर खड़े हो जाएं, ऐसे पर्ची दिखा दें और उसके बाद हम जमानत के लिए इन लोगों को मंजूरी दे दें। तो ये जो फेस बेल चल रहा था, चेहरा देख के जमानत दिया जाना, वो जुडिशियरी में अब धीरे धीरे कम हो रहा है। इसलिए कांग्रेस की आफत बढ़ रही है। अब ये पवन खेड़ा का मामला देखिए, एक जगह तो ये मिशन में कामयाब हो गए फर्जीवाड़े तरीके से ही। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि तेलंगाना हाई कोर्ट की गलती थी, क्योंकि उनके ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता है, फिर भी आपने जमानत दी। लेकिन इन लोग ने सेटिंग करना छोड़ा नहीं, सेटिंग तो कर ही लिए थे। अब ऐसी स्थिति में खेड़ा की जमानत कैंसिल, अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी, यानी कि गिरफ्तारी का रास्ता तैयार हो गया और खड़गे के खिलाफ केस दर्ज हो गया। अब ये भी जमानत खेलते चलेंगे, कहीं ना कहीं जमानत लेना पड़ेगा। और नहीं तो अभी तो हिमाचल प्रदेश में हुआ है, कल उत्तर प्रदेश में होगा, फिर असम में होगा, बिहार में होगा, हर जगह पर ये केस दर्ज होगा। क्योंकि इस मामले में केस दर्ज करने के लिए कोई समय सीमा नहीं है कि 2 दिन में कर दो। जब जिसका लगेगा कि इससे हम आहत हैं, खड़गे के खिलाफ केस दर्ज होगा और इन लोगों के ऊपर आफत अब आने ही वाला है। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। अमेरिका ईरान टकराव के बीच एक तरफ सीजफायर को बढ़ाने की कोशिशें चल रही हैं, तो दूसरी तरफ हालात और उलझते जा रहे हैं। ईरान के साथ तनाव में अब रूस की भी भूमिका आ गई है। रूस से जुड़े जहाजों को ईरान ने छूट दे दी है। ईरान का कहना है कि इन जहाजों से किसी भी तरह की कोई फीस नहीं वसूली जाएगी। वहीं इजराइल और लेबनान ने अपने सीजफायर को 3 हफ्तों के लिए बढ़ाने पर सहमति जताई है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में हुई बैठक के बाद इसे सकारात्मक बताया है, लेकिन इसी के साथ उन्होंने ईरान पर दबाव भी बरकरार रखा है। उन्होंने साफ कहा कि ईरान के खिलाफ नौसैनिक नाकेबंदी जारी रहेगी जब तक तेहरान शांति प्रस्ताव पेश नहीं करता। सर, बार बार डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहे हैं, ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये सीजफायर टिक पाएगा? देखिए, जिस तरीके से ये लंबे समय तक संघर्ष चलाने की कोशिश है, डोनाल्ड ट्रंप का तरीका अलग, ईरान की सोच अलग, और दूसरी तरफ इजराइल का स्पष्ट सोच, स्पष्ट टारगेट, स्पष्ट तरीका। इजराइल ये नहीं देख रहा कि कब क्या करना है, कैसे करना है, उसके लिए हम बार बार अपनी स्थितियों को बदलते रहे।
उसे हिजबुल्लाह से बदला लेना है और हिजबुल्लाह का पोषण करने वाले ईरान से बदला लेना है। वो लगातार स्ट्राइक कर रहा है। लेकिन ये ट्रंप के पीछे एक वजह है कि ट्रंप डायरेक्ट सिर्फ ईरान के लिए नहीं, अमेरिका के वर्चस्व के लिए लड़ रहा है। तो जब अमेरिका के वर्चस्व की बात है तो फिर रूस और ईरान भी साथ आएगा, रूस और चीन भी साथ आएगा, और यूरोपीय यूनियन के देश भी देख रहे हैं कि नहीं, ये ट्रंप जो अमेरिकी वर्चस्व लाने की कोशिश कर रहा है उसका तो पूरा सपोर्ट नहीं किया जाना चाहिए। तो इसलिए ऐसे समय में भी ईरान का मनोबल बढ़ा हुआ है। ईरान जो कि ऐसा देश है जिसे अमेरिका अगर चाहे, इजराइल भी चाहे तो 24 घंटे के अंदर सरेंडर करा सकता है। ये जो आप बार बार बात कर रहे हो कि नहीं तुम्हारे पावर प्लांट को ध्वस्त कर देंगे, तुम्हारे परमाणु ठिकानों को ध्वस्त कर देंगे, पिछले बार कितना समय लगा? B2 बम्बर 2 गया और उसके परमाणु ठिकानों को तबाह करके चला गया। इस बार भी बम्बर है। ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका के पास नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि ईरान के पास या इजराइल के पास मिसाइल खत्म हो गया है। तो ये ट्रंप इसे उलझाने की कोशिश में है अपने वर्चस्व के लिए, और अभी दुनिया में इकट्ठा हो रहे हैं दूसरे देश कि ट्रंप के वर्चस्व को चुनौती कैसे दी जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।